नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमितोज। आज है 5 फरवरी 2021। मैंने लगातार कई कॉल्स की, एनएससी में फॉलो अप आपको दिखाया है। यहाँ पे पिछले 2 दिन से मुझे बड़ी निराशा हुई है। इसलिए नहीं कि मेरा कार्य नहीं बन रहा है, इसलिए कि जो उन्होंने तर्क दिया, जो उन्होंने उसकी डिटेल्स दी, जो उन्होंने अपनी रीजनिंग और जो उसने बताया गया है, वो बड़ा ही निराशाजनक लगा मुझे। यहाँ पे जो संस्थाएं बनाई गई हैं हमें बचाने के लिए, वो अपनी जिम्मेवारी से भागती हुई नजर आई और एक मिस्टीवियस सा एक मजाक बना के रखा हुआ है। इस तरह का मुझे इम्प्रेशन मिला, इस तरह की मेरी उनके प्रति उनकी बातों से मुझे लगा। आप सुनिए, मैं आपको सुना देता हूँ। आज भी और कल भी उन्होंने मुझे बताया, सेबी का क्लॉज 2D करके बोला, जिसमें 90 डेज का उन्होंने मेंशन किया। सेबी एक ब्रॉड गाइडलाइंस बनाती है, उनका डॉक्यूमेंट पब्लिश था और वो मैंने देखा, और 2D में इतना ही बोला है, सब्जेक्ट टू अपर लिमिट एंड नॉर्म्स बाय डिफॉल्टर्स कमेटी। ये सब क्लॉज बनाया है एनएससी ने, और एनएससी उसको छुपाने के चक्कर में उसको आवरण दे रही है सेबी की जनरल गाइडलाइंस का, जो 2017 में है। ये उन्होंने पास किया है 2019 में। तो ये मुझे एक बड़ा ही जो है हतोत्साहित करने वाला बात लगी इस दृष्टिकोण से कि ये लोगों को लुटवाने के बाद उनके असेट्स, लोगों को ही बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। ये हमारे को ब्रोकर की जो ब्रोकर ने आज़ादी ली कार्य करते हुए, और एक वॉल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट का माहौल, मैं इनके नोएडा ऑफिस में जाता था, वहाँ क्रिकेट खेला जाता था ऑफिस के अंदर, और वहाँ पे भी हमारी क्यूरीज का सीरियसनेस के साथ जवाब नहीं दिया जाता था। उन मैनेजर्स ने अपने मालिकों के साथ दुर्व्यवहार किया। उस ब्रोकर ने जो उनकी कार्यप्रणाली थी, वर्क कल्चर था, उसका जो सत्यानाश किया, उसके कारण वो फेल हुआ। और उसी वर्क कल्चर को अनदेखा करते हुए कहाँ उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया ब्रोकर के साथ, एनएससी के लोगों ने क्या मिली भगत बैठाई, क्या मक्खन लगाया, एक दूसरे को मिल बांट के यारी दोस्ती करते हुए कहाँ कहाँ लोगों को और जो नेशनल असेट्स को नुकसान पहुंचा दिया, सिंसियर लोगों का पैसा डुबो के रख दिया। और ये कहाँ पे ये वीकनेस आई सिस्टम में, उसके लिए इसी तरह के लॉजिक जिम्मेवार हैं और एनएससी जिम्मेवार है। एनएससी यहाँ भी भागते हुए नजर आई जब मुझे उन्होंने बोल दिया कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आपका ट्रांजैक्शनल डाटा नहीं होगा। एनएससी की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि वो स्टेजिंग एरिया है, वहाँ पे सिस्टम्स लगे हुए हैं और एक एक ट्रांजैक्शन वहाँ लॉग होती है। दुनिया भर में यही है। कस्टोडियन का है कि डिपॉजिटरी जो कस्टोडियन रहता है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है, उसने ट्रेड के बाद वो डीमैट में ट्रांसफ़र करना है, उस प्रोसेस में उसका कुछ हिस्सा है। उसके बाद रोल है, कार्य करने का तरीका है। उसने डिपॉजिटरी में स्टॉक्स पहुंचा दिए तो वो उसके कस्टोडियन के पास पहुंच गए। तो इस सब में ये स्टेटमेंट एनएससी की प्राइमरी रोल्स का एहसास ना होना कि हमारा प्राइमरी रोल क्या है, हेल्पलाइन वालों को ये भी नहीं मालूम है। या मैं गलत हूं तो मुझे बता दीजिए कमेंट्स में, मैं इसके लिए माफ़ी मांग लूँगा और मैं इसको विड्रॉ कर लूँगा। तो आप मुझे भी समझा दीजिए, है ना। आप सुनिए कॉल में क्या हुआ है और ध्यान से देखिए। मैंने इसमें कुछ स्लाइड्स दी हैं आपकी इन्फॉर्मेशन की, एंड तक उनको देखिए। जो आपको ईमेल एड्रेसेस चाहिए, फ़ोन नंबर्स चाहिए, इनमें मैं उसको हाईलाइट कर रहा हूँ। पर 20 लेट नवंबर में इसका डिफ़ॉल्ट का हुआ है डिक्लेयर एनएससी पे कार्वी का। ये 90 दिन में इस फरवरी की 20 तक ख़त्म हो जाएगा। आप जल्दी से जल्दी अपना क्लेम डालें, अपना क्लेम करें। बिना, वैसे तो उनको पैसा देना चाहिए खुद से, पर नहीं, क्लेम के बिना, क्लेम करने के बावजूद भी दिक्कतें आ रही हैं। आप पूरे प्रूफ के साथ क्लेम करें ताकि आपको आपका पैसा वापस मिल पाए, आपके असेट्स आपको मिल पाए। आगे सुनिए कॉल को और देखिए, समझिए। हेलो। गुड मॉर्निंग मैडम, दिस इज अमितोज दिस साइड। मेरा एनएससी में कंप्लेंट था मैडम आपके साथ, उसमें मेरा कुछ पेंडिंग था बैंक ऑफ बड़ौदा का शेयर्स। तो मेरा आपसे पहले बात हुआ था तो उसमें मैंने काफ़ी डिस्कस किया, तो मुझे बताया गया है कि शायद मैं आपके सीनियर से बात करूं तो उनके पास शायद पावर रहेगी डिसाइड करने की। तो आपसे मैं क्या कंसल्ट करूंगा उसमें, क्योंकि ऑलरेडी मेरा हेल्पलेस लेवल पे कई बार कॉल्स हो गया है। तो इसको आप मैडम बता दीजिए, किसी सीनियर से बात करवा दीजिए। ये सर, पहले आपका रेफरेंस नंबर दीजिएगा। जी मैडम। आपने ये रिव्यू के लिए डाला था, राइट सर?
जी मैडम, मुझे बताया गया था, मैंने आप ही लोगों से पूछा था कि ये जो 55 शेयर बकाया रह गए हैं, कुछ तो आपने फैसला करवा दिया था एमएमटीसी का, वो पुरानी बात हो गई, वो जो हो गया तो अच्छा, जो हो गया तो अच्छा ही कर दिया आपने। तो जो आगे है, जो 55 शेयर्स मैंने जो बैंक ऑफ बड़ौदा के हैं, जो मैंने 500 देना के खरीदे थे उनसे, वो कन्वर्ट हो गए थे 55 में बैंक ऑफ बड़ौदा में, पर वो किस तरह से डीमैट में नहीं आए, इन्होंने पूल में रखे। तो ओके अब ये मैडम उसका पेंडिंग है, मैं उनको कॉल करता हूँ, वो मेरी कॉल उठाते नहीं है, रिस्पांस कोई उनका आता नहीं है। जो कार्वी में मैं अभी भी ट्राई करता हूँ कि वही कर दें कुछ, पर वो कर नहीं पा रहे हैं। ओके सर, आपने रिव्यू के लिए डाला है ना, तो रिव्यू का प्रोसेसिंग हो जाएगा सर, आपको एक कम्युनिकेटिंग मेल आ जाएगा सर उसके ऊपर। रिव्यू के लिए सर बेसिकली टाइम लगता है। तो क्या जब प्रोसेस तक होता है कि रिव्यू का, क्योंकि मैं समझता नहीं हूँ इसको, मैंने आप ही लोगों से पूछा था कि ये मैडम ये फैसला तो पूरा हुआ नहीं है, ये तो फिर इनजस्टिस ही ना, फिर हम आपके पास आए हैं, आप गवर्नमेंट का हो, इतने बड़े एजेंसी हो, है ना, आपके पास तो इससे बड़े बड़े कई ब्रोकर हैं, काम कर रहे हैं, है ना। कार्वी तो छोटा ब्रोकर है, अब खत्म ही हो गया, वो तो कुछ है ही नहीं, उससे बड़े बड़े कई ब्रोकर हैं आपके पास, है ना। पर हम तो जो है एक इनजस्टिस है ना, तो उसको कैसे रिजॉल्व करें। अब मैं ये क्योंकि चैनल पे भी करता हूँ तो मेरी जिम्मेवारी और बढ़ जाती है कि मैं लोगों के लिए काम कर रहा हूँ, तो कोई मेरे से भी गलत ना हो और आपका भी इम्प्रेशन अच्छा जाए। जो आपका आपने मेरा फैसला करवाया था उसमें लोगों ने काफी लाइक किया, उसको लाइक्स देखेंगे आप, उसमें लाइक्स आए हैं, जितने लाइक्स मेरे लिए हैं उतने आपके लिए भी हैं, क्योंकि आपने भी तो पैसे दिलवाए ना। तो लोगों को एक ऑप्टिमिज्म मिलता है कि हाँ जी एनएससी फैसला करवा देती है और कुछ पैसे मिल जाते हैं। यस सर, देखिए रिव्यू के लिए आपने डाला है, ओके। रिव्यू सर जब तक स्टार्ट नहीं होगा, जब तक जो ऑनगोइंग क्लेम्स है ना उनका प्रोसेसिंग हो नहीं जाता, ठीक है। तो अभी स्टार्ट तो कर दिया है कार्वी का प्रोसेसिंग करना पेमेंट, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा और उसके बाद में सर रिव्यू के जितने भी केसेस हैं उनका सर प्रोसेसिंग स्टार्ट होगा। उस टाइम फ्रेम सर थोड़ा लगेगा रिव्यू के लिए, बट सर हो जाएगा। अगर आप वैलिड प्रूफ दे रहे हो कि आपका बैंक ऑफ बड़ौदा का सब शेयर है, कॉन्ट्रैक्ट नोट दे रहे हो, प्रूफ दे रहे हो, तो सर श्योरली आपको मिल जाएगा आपका पैसा जो नहीं भी मैडम, आपने कॉन्ट्रैक्ट डिले किया नोट्स है। तो मैंने नहीं दिए हैं, मैंने कहाँ दिए हैं कॉन्ट्रैक्ट नोट्स बैंक ऑफ बड़ौदा के। तो आपने क्या रिव्यू के लिए क्या डाला है सर बेसिकली? 2007 मैडम, उनका होल्डिंग स्टेटमेंट है, जो कार्वी ने खुद माना है, उनकी होल्डिंग स्टेटमेंट है कि 55 बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयर्स उनके पास हैं, और वो उसी होल्डिंग स्टेटमेंट में 100 एमएमटीसी भी थे, जिस पे आपने उनसे शायद बात की होगी, उनके एजेंट से जो वहाँ बैठे रहते हैं, या उनके अकाउंट्स आपके पास ही होंगे अब तक। तो मेरे ख्याल से तो एजेंसी को उनके अकाउंट बुक्स उठा लेनी चाहिए, उनसे ले लेनी चाहिए, एक कॉपी उनका आपके पास भी होनी चाहिए सॉफ्टवेयर की, कि आप चेक करें कि भैया आपने क्या क्या लोगों के साथ कर रखा है, वो तो उनके अकाउंट्स में आएगा ही ना। राइट सर, तो अभी आपने होल्डिंग स्टेटमेंट एज अ प्रूफ दिया है, राइट? जी मैडम। यस सर, तो उससे रिव्यू किया जाएगा सर, और रिव्यू के प्रोसेसिंग के बाद आपके अमाउंट क्रेडिट किया जाएगा सर। तो अभी आपको वेट करना है रिव्यू के प्रोसेसिंग के लिए। पता है मैडम, अभी फेवरेबल आपके लिए भी है, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा का जो देना बैंक का रेट था उस टाइम पे, वो अराउंड उस दौरान 90 रुपए से नीचे नहीं आया, और उसके बाद मार्केट हुई क्रैश। तो अगर उसमें फिर वो भी अनफेवरेबल हो गया, ब्रोकर भी कहाँ से सेटल करेगा, वो खुद ही प्लेज करके बैठा, उसने तो बहुत गलतियां की हैं। पर अब ये, जब मैं पिछली बार सबसे पहली बार मैंने आपसे बात की थी तो मेरे ख्याल अराउंड 65-70 का रेट था, अब ये 86 का रेट हो गया है। तो इसमें आपको भी फेवरेबल है, ब्रोकर को भी फेवरेबल है, क्योंकि आज की मार्केट में रेट बढ़ा हुआ है। कल को यहाँ से अगर यू टर्न ले लेगा तो फिर आपको भी फैसला डिसाइड करना मुश्किल हो जाएगा, ब्रोकर को भी मुश्किल हो जाएगा, और मेरा तो पैसा फंस जाएगा, है ना। सर देखिए, द थिंग इज, आपको जो ये पैसे मिल रहे हैं ये ब्रोकर से शेयर्स लेके मार्केट में बेच के फिर आपको सर ये पेमेंट नहीं दिया जा रहा है, ये आपको इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड से दिया जा रहा है सर। अच्छा मैडम, चलिए आप सोच लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि मेरी एंटीसिपेशन ये थी कि शायद जो सीनियर्स हैं आपके, वो कहीं ना कहीं बैलेंस बिठा रहे होंगे देख के कि भाई उस मौके का इंतजार कर रहे हैं कि नहीं यहाँ से नहीं नहीं फेवरेबल हो सर, जाए चीजें। नहीं है तो फिर मैडम जल्दी करवा दीजिए, फिर क्या दे, क्या या तो शेयर दिलवा दीजिए, मैं अपने फेवरेबल रेट पे बेच जाऊंगा, या फिर ये मेरा करवा दीजिए अभी। सर क्लेम प्रोसेसिंग में सिर्फ आपको फंड्स मिलते हैं सर, सेटलमेंट अमाउंट मिलती है, आपको शेयर्स नहीं मिलते, ओके। चलिए मैडम, मैं तो पैसे समझ रहा था इसको। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड से मिलेंगे सर। जी तो जी जी। इसके प्रोसेसिंग के लिए सर
रिव्यू के प्रोसेसिंग के लिए टाइम लगेगा, तो काइंडली वेट सर। अच्छा, मैं सुन रहा हूँ मैडम। आप पिछली बार मेरे को बताया गया था कि वो क्लॉज 2D लगा है वो सेबी सर्कुलर का, उसमें तो 90 डेज का कुछ लिखा ही नहीं हुआ। मैंने पूरा सर्कुलर पढ़ा, जाके उनकी साइट पे है। तो आपने मुझे कहा था सेबी से कंसल्ट करें, तो सेबी ने तो अपना ट्रांसपेरेंटली वो पब्लिश ही किया हुआ है डॉक्यूमेंट पूरा। तो वो डॉक्यूमेंट वहाँ वेबसाइट पे है, तो उसमें क्लॉज 2D में तो ये लिखा है कि सब्जेक्ट टू अपर लिमिट, जो कि आपकी शायद आईपीएफ की सिंगल इन्वेस्टर के लिए 25 लाख की है, एंड नॉर्म्स ऑफ डिफॉल्टर्स कमेटी। अब वो सारे नॉर्म्स तो आपने बनाए हुए हैं, वो उसमें तो देखिए मैडम फिर वो क्वेश्चनेबल हो जाता ना, डाउट के दायरे में आएगा ही। वो आपने लागू किए हैं, आपकी साइट पे लिखा हुआ है नवंबर 20, 2019 से, जबकि ये एक्सपोज हो चुका था कार्वी, और उनके सीईओ चैनलों पे जाके डिफेंड कर रहे थे कि हमारे यहाँ सब कुछ ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको भी अंदर से खबर थी कि भाई ये फूटने वाला है, तो हम अपने फंड्स को बचाएं, या कहीं ना कहीं कुछ बच बचाव करके आपने भी इन्वेस्टर का तो ऐसी की तैसी कर दी है उस, और कुछ या तो अपना कंपनी की तरह सोच रहे हैं। जैसे कंपनी सरकार होती है ना, कंपनी सोचती है मेरा फायदा हो जाए, लोगों के बारे में नहीं सोचती इतना ज्यादा। तो ब्रिटिश सरकार भी कंपनी थी, वो अपने फायदे के लिए आई थी, तो उसी तभी कहते थे कंपनी सरकार है। तो आप भी एक कंपनी हो। अब अगर आप समझो कि आप बनाए तो गए हो कि कानून चले और लोगों का बच बचाव हो, क्योंकि मैं भी पढ़ लिखने के बाद मार्केट में करता हूँ, खरीदता हूँ, तो उससे सपोर्ट मिलती है मार्केट को। मेरा तो अपना है, थोड़ा फायदा भी होता है। जब इतनी मेहनत करनी है, 4 पैसे भी नहीं मिलने उसमें से, तो फिर क्या, फिर तो हम छोड़ते हैं, बंद करते हैं, तब घर को बैठते हैं। राइट सर, बट अभी यहाँ पे हम डिनाई नहीं कर रहे कि आपको आपका अमाउंट नहीं मिलेगा, बस जस्ट सर प्रोसेसिंग के लिए सर टाइम लगेगा। मैडम आप देखिए मैं कितनी पुरानी मेरी कंप्लेंट है, मैं आपसे कॉल भी करता हूँ, है ना, तो इतना टाइम खराब हो गया, बताइए। कुछ वैल्यू मैडम अपना भी सीरियस से मैडम किसी से बात करवा दीजिए, मेरा फैसला कराइए, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। सर बट जब तक रिव्यू का प्रोसेसिंग नहीं होता सर, तब तक मैडम रिव्यू तो तब है ना जब वो पहला गलत हो गया, फैसला ही नहीं हो पाया, पहला ही गलत कर दिया आपने, आधा करके फिर आधा छोड़ दिया, ये मतलब ये क्या चीज हो गई। सर अगर ट्रेड ही नहीं मिल रहा है सर, तो मैडम ट्रेड तो ये तो आपकी पहली जिम्मेवारी है एनएससी की। एनएससी इज अ एक्सचेंज जिसका पहला काम ही ये है कि हर हालात में आपने हमारा ट्रेड बैकअप लेना है। जो मेरे नाम पे ट्रेड हुआ है देना बैंक का, आप तो मुकर ही नहीं सकते। ब्रोकर तो प्राइवेट पार्टी है या कुछ और है, उसको तो सेकेंडरी है, आप तो प्राइमरी हैं। आपको तो सेबी ने काम ही इस करने के लिए लगाया कि आपने सारा डाटा लॉग करना है और आर्काइव करना है। अगर आप ये कहेंगे कि हमारे पास डाटा नहीं मिल रहा है तो कैसे हो जाएगा मैडम? इसका मतलब आप मुझे गलत ठहरा रहे हैं, आप मेरे को ऐसे झूठा देख रहे हैं, वो भी 55 शेयरों के लिए, जिनकी वैल्यू अगर आज 85 चल रही है, मैं 100 रुपया भी लगा लूं तो 55,500 से ऊपर की कहानी नहीं है। उसके लिए आप बता रहे हैं, बताइए मैडम आप, ये कोई मतलब कोई क्वालिटी, कोई कहीं तो क्वालिटी दिखाइए आप, कहीं तो विचारधारा दिखाइए, कहीं तो आइडिया को कहीं तो बचाइए हमें। सर जब भी आपके ब्रोकर के पूल अकाउंट में होता है ना, तो वो अभी उन्होंने सेल किया है या उन्होंने प्लेज में रखा है, तो उनका अलग अलग अकाउंट होता है सर। और ये तो मैडम वो तो आप क्या समझ रहे हैं, वो इनोसेंट है, आपने फिर क्यों निकाल दिया उसको, एक्सपेल क्यों कर दिया एक्सचेंज से? आपने क्यों उसको डिफॉल्ट डिक्लेयर किया? क्या आपने अनजेन्युइन डिमांड रखी थी उसके साथ? क्या आपने ब्रोकर को भी मारा और हमें भी मार दिया? इसका मतलब ये हो गया वो तो उसको आप चोर डिक्लेयर कर रहे हैं, तो सारे अकाउंट किताबें आपने पास मंगवा लीजिए उसकी। आप तो हर तरह से जिम्मेवारी से भाग रहे हैं। आप कह रहे हैं हमारे पास ट्रेड डाटा नहीं, जबकि आपकी प्राइमरी ड्यूटी ये है कि सारी ट्रेड आपके यहाँ लॉग होगी, चढ़ेगी आपके खातों में। लॉग्स आपके ट्रेडिंग स्टेजिंग एरिया से, स्टॉक्स से लॉग आप बनाएंगे। डिपॉजिटरी का काम है कि जो हुआ वो ट्रांसफर हो। अब उसमें पावर ऑफ अटॉर्नी का उसने मिसयूज किया, डिपॉजिटरी तक वो शायद पहुंचा ही नहीं। पर अगर आप प्राइमरी पहली लेयर ऑफ डिफेंस आप हैं, वहीं पे आपने अपनी जिम्मेवारी से हट गए, तो फिर रह क्या गया? फिर तो आप पे भी केस हो गया, आप एक क्वेश्चन के दायरे में आ गए। हेलो, यस सर। एक्सचेंज का क्या काम है मैडम? आप जो हम ट्रेड करते हैं वो आप लॉग नहीं करते डेटा? आपके ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर सिस्टम में लॉग नहीं होता? एंट्रियां नहीं चढ़ती हैं वहां पे, डेटाबेस में स्टोर नहीं होता? सर अगर आपने एनएससी में ट्रेड किया है तो सर होता है ट्रेड। तो आप मुझे बता दीजिए क्या है। मेरे को मेरी 2017 की एंट्री है, ये 25-26 अक्टूबर के आसपास की। ये तो बाय चांस मैंने हैंड नोट्स बनाए हुए थे, अब मैंने पुरानी किताब निकाल के देखा है। मैं इसके सॉफ्टवेयर के रिपोर्ट्स भी मैं लेता था, मेरा वो सिस्टम हो गया क्रैश। सर
ठीक है ना मैडम, ये मैंने जो हैंड नोट्स दिए थे, मैंने बहुत मेहनत करने के बाद उसमें से दोबारा ढूंढे, कहीं से मुझे बुक मिल गई वो, तो मैं आपको एग्जैक्ट डेट बता पा रहा हूँ। अब आप मुझे बताइए, डेटा आपके पास सारा है कि मैंने कहाँ ट्रेड किया, तो मैं उस एजेंसी के पास जाता हूँ। अगर ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे हुआ तो मैं उनके पास जाता हूँ। फिर मैं आपका दिमाग क्यों खा रहा हूँ? क्योंकि मेरे पास थोड़े से डिटेल्स नहीं, मेरे पास तो होल्डिंग स्टेटमेंट है जिसमें ब्रोकर मान रहा है कि आपके शेयर हमारे पास हैं। सर तो एज अ प्रूफ आपने रिव्यू के लिए दिया है ना वो, सर तो रिव्यू के लिए थोड़ा सा टाइम दीजिए सर। मैडम 25 दिन पहले मैंने ईमेल की थी, प्लीज रिव्यू माय रिक्वेस्ट, वो भी आपकी कंसल्टेशन के बाद, कि अब इसको आगे कैसे प्रोसेस करें। रिव्यू के प्रोसेसिंग के लिए 1 से 2 महीना जाता है सर। रिव्यू का प्रोसेसिंग एज सून एज पॉसिबल नहीं स्टार्ट होता है सर। जब तक रिव्यू ओरिजिनल क्लेम्स जो है वो सेटल नहीं होते तब तक रिव्यू स्टार्ट नहीं होता है सर। अच्छा मैडम, मेरी आपसे इसके सीनियर से बात नहीं हो पाएगी? कहाँ जाके मैं आपके सीनियर से बात करूँ? क्योंकि मेरे चैनल पे एक आदमी ने, मैं लोगों के भले की बात करता हूँ, मैं कहता हूँ हो सकता है मैं आक्रोश में, गुस्से में समझ ना पा रहा हूँ जो आप मुझे बातें बता रहे हैं। लोग मुझे फोन करके आपके बारे में बता रहे हैं, है ना? ये एक मैच्योर तरीका ना, क्योंकि मुझे अभी गाइडेंस देने वाला कोई है नहीं है। जो मैंने पढ़ा लिखा किताबों में समझा, और ये इवेंट हो गया कि एक ब्रोकर डिफॉल्ट हो गया। बताइए, ये इतना बड़ा इवेंट हो गया, उसके इतने क्लाइंट्स थे, आप बचा नहीं पाए। आप उसका ब्रोकर को बोलते कि आप सेल आउट करो दूसरे ब्रोकर को, तो हम कम से कम लोगों का कामकाज तो चलता रहे। आपने उसको भी रोक दिया, हमें भी फंसा दिया। आप ब्रोकर को बोलते दूसरे ब्रोकर को बिकवाली करो, आपकी किताबें हमारे पास है, दफा करो इनको। दूसरा ब्रोकर जो ठीक काम कर रहा है वो काम चलाएगा। आपने उसको कहीं पे फेंक दिया, हमारे को साथ उसके बेगुनाही हमारे के बीच में, पैसा फंस गया बीच में ही। ये कोई काम करने का मैडम क्या तरीका है? मुझे बता दीजिए अगर मैं गलत बोल रहा हूँ आपको तो। सर देखिए, सीनियर से बात करवाने के लिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, बट रिव्यू में आपने डाला है तो रिव्यू के लिए प्रोसेसिंग के लिए सर वेट करना पड़ेगा। मैडम कितना, मैंने बताइए, मैंने 13 जनवरी से रिव्यू में डाला हुआ, कितने दिन हो गए? 13 प्लस 27 प्लस 30 दिन से ऊपर हो गया रिव्यू में ऑलरेडी। बीच में मैं बीमार हो गया 5-7 दिन, तो मेरी वीकनेस इतनी थी, फूड पॉइजनिंग, डायरिया हो गया। 5 दिन मुझे उसमें से रिकवर करने में लगे, उसमें 10 दिन के बाद वीकनेस है, उसके बाद मुझे जुकाम हो गया और ये सब हो गया। 10 दिन तो मुझे सिर नहीं उठाया गया मेरे से। और भी मेरे मसले हैं, मेरे और भी काम है, मेरे को और बच्चे भी देखने हैं, परिवार भी देखना है, और भी काम देखने हैं। मैं रोज आके आपके साथ दिमाग लगा के बैठा दूंगा, फिर मैं 2-4 घंटे रात को वीडियो बनाने में लगाऊं, तो मेरी जिम्मेवारी भी तो है ना सर। मेरे को इससे लर्निंग आती है। लोगों ने, जहां मैंने लोगों का भला कराया, लोग मुझे कमेंट देते हैं कि सर आप कहाँ हेल्पलाइन पे फंसे हुए हैं, आप किसी मैनेजर से बात कर लीजिए, उनको बोलिए फैसला कराएं, साइड पे करें आपका। लोगों को भी गाइडेंस मिलेगी कि भाई इस वजह से कोई ज्यादा बहस के कुछ होने वाला नहीं है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज आप जो है 25-30 दिन हो गए, आपने मेरा केस अच्छे से देख लिया है, आपके पास सारा डेटा है, आप प्लीज मेरा फैसला करवाएं। आपने रिव्यू के लिए डाला है, रिव्यू मैडम 30 दिन हो गए उसको, अब कब तक आप रिव्यू करते रहेंगे? और मेरे छोटे से केस को रिव्यू ही करते जाएंगे आप 5000 के लिए? सर रिव्यू स्टार्ट नहीं हुआ है सर। मैडम रिव्यू तो जब मर्जी स्टार्ट करें, आप अभी रिव्यू कर लें, बात खत्म करें। सर ऐसे नहीं होता है सर प्रोसेसिंग। नहीं, और कैसे होएगा मैडम? आपने केस देख लिया, मेरा डाटा निकाल लिया, इतना डाटा आ गया, मेरे चैनल पे डाटा आ गया, सब कुछ गवाह है, जो मैं बोल रहा हूँ वो चैनल पे भी है, आप जो बोल रहे हैं वो भी चैनल पे है, पब्लिकली है अवेलेबल। मैंने क्या गलत कहा? और जहाँ गलत कहा आप बोल दीजिए, आप गलत है, आपके पास प्रूफ नहीं है, आप बोल दीजिए। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। जी मैडम प्लीज। हेलो हेलो। जी मैडम। थैंक्स टू बी ऑन होल्ड सर। मैंने सीनियर को कॉल किया बट अभी सर वो रिसीव नहीं कर रहे, मे बी मीटिंग में है वो, तो ये अभी आंसर मैं आपको आगे तो दे नहीं पाऊंगी, तो आपको सर कॉल बैक सर करना पड़ेगा इसके लिए। अच्छा मैडम, ऐसा है कि आपको मैंने बड़ी इस प्रकार से मेरा ये फ़ोन बाद में काट दिया गया, और इसके बाद मैंने फिर कार्वी में फ़ोन किया, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह लिए, सौदा स्टेटमेंट ली, और इलेक्ट्रॉनिक नोट्स भी आजकल प्रोवाइड कर रहे हैं service@karvi.com, और मैंने फ़ोन भी ईमेल फ़ोन लिखा है, आपको फ़ोन नंबर पे कॉल कीजिए। उनकी एक portfolio.karvionline.com करके है, वहाँ से आप खुद भी लॉगिन करके पुराने वाले कस्टमर, मैं अब क्लोज़ कर चुका हूँ वहाँ अकाउंट पर, मुझे वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट नोट्स मुझे मिल पा रहे हैं वहाँ पे। उनको रिक्वेस्ट करें, आजकल वो सुन रहे हैं, बीच में तो फ़ोन भी नहीं उठा रहे थे। एक ऐसी ड्यूरेशन आई थी 3-4 महीने की जहाँ पे उनसे रिस्पांस लेना बहुत मुश्किल हो गया था, पर रिसेंटली मुझे उनका रिस्पांस मिला है, आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही।
मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पूरी ये चैरिटेबल एफर्ट है, आप इसको सब्सक्राइब करें, भर भर के सब्सक्राइब करें, मेरे पे कृपया करें। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।